आप सभी को मेरा नमस्कार और सृजन संवाद की 140वीं कड़ी में आज हम सब एक बार फिर एकत्रित हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सृजन संवाद की जो श्रृंखला है वो साहित्य, सिनेमा, कला, इन पर आधारित रही है। और हमेशा कोशिश करते हैं कि इस शहर के और ना सिर्फ शहर के बल्कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, कलाकार, सिनेमा से जुड़े व्यक्तित्व हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। और तमाम जो युवा हैं इन दिनों भारत में लिख रहे हैं और विदेशों में लिख रहे हैं और जो एक मार्गदर्शन चाहते हैं हमारे पिछली पीढ़ी के लोगों से, उस मार्गदर्शन को प्राप्त करने का कार्य भी हो सके। तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि हमारी 140वीं श्रृंखला की कड़ी में आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, श्री पंकज राज जी, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और उनके जैसे शख्सियत जिसने भारतीय संगीत के लिए न सिर्फ एक संरक्षण का काम किया है, बल्कि पुरातत्व विज्ञान और अभिलेखागार संग्रहालय आयुक्त के रूप में मध्य प्रदेश के उन्होंने हमारे भारत की जो परंपरा है और विरासत है उसको सहेजने का कार्य भी किया है। मैं औपचारिक स्वागत संबोधन के लिए डॉक्टर विजय शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ, जिनकी देखरेख में हम सारे लोग सृजन संवाद के इस पटल पर जुड़ते हैं। और मुझे कहने में जरा गुरेज नहीं कि सृजन संवाद न सिर्फ विजय शर्मा जी का ब्रेन चाइल्ड है, उनकी परिकल्पना है, बल्कि उन्हीं के सक्रिय सहयोग से और सक्रिय संरक्षण से ये आगे बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो लोग संगीत की दुनिया में होते हैं, उनके उनके बहुत अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग मिजाज होते हैं। उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन ये काम वो लंबे समय से बखूबी कर रहे हैं। और मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ के साथ कि वे आए और हमारे तमाम अतिथियों का जो इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है उनका स्वागत करें। डॉक्टर विजय शर्मा जी। सभी को तो मैं ये कह रही थी कि हमारी 140वीं गोष्ठी है जिसे हम पिछले 14 साल से निरंतर करते आ रहे हैं। इसमें साहित्य, कला और सिनेमा पर हम चर्चा करते हैं। अगर हाल के अतीत में हम देखें तो सृजन संवाद में सिनेमा पर कई कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमारे साथ कई जर्नलिस्ट, सिने समीक्षक, सिने निर्देशक आए हैं, जिसमें गौतम घोष जी ने हमें संबोधित किया है। जर्नलिस्ट के रूप में सोमा चैटर्जी हमारे पास यहाँ पर आई और उन्होंने हमें संबोधित किया। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, सुदीप सोहनी जी ने विस्तार से बातें की और भी कई लोग इस मंच पर सिने कार्यक्रम में आ चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी उपस्थित है, पंकज राग जी। पंकज राग जी से मैं आज पहली बार उन्हें देख रही हूँ, लेकिन उनका नाम खूब सुना है, उनके काम के विषय में खूब सुना है। तो आज हम यहाँ पर उन्हें खूब सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम स्ट्रीम यार्ड पर है, तो जितने भी लोग मंच पर हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ फेसबुक लाइव से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज कार्यक्रम तय हुआ है, हमारे मुख्य वक्ता पंकज राग जी हैं और हमारे कार्यक्रम का नाम धुनों की यात्रा है। जो मैं यहाँ नहीं देख रही, मैंने लिखा तो था। तो धुनों की यात्रा आज हमारे कार्यक्रम का नाम है और यही पंकज राग जी की एक पुस्तक का नाम भी है। हमारे साथ न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के संस्थापक जनरल सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नेहा तिवारी जमशेदपुर, करीम सिंह, की, डॉक्टर विजय शर्मा जी,
एचओ साथ वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी। हमारे साथ डॉक्टर और डॉक्टर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, और सुदीप सोहनी हमारे साथ वो भोपाल से जुड़े हुए हैं। सोनिया जी, राकेश जी और अभिषेक जी कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हम पंकज राज से उम्मीद करते हैं कि वो हमें इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, और साथ ही साथ जो लोग फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि वो भी अपने प्रश्न हमें देते रहें, ताकि हम उन प्रश्नों को भी पूछ सकें। और इस सारे कार्यक्रम को डॉक्टर नेहा तिवारी संचालित करने वाली हैं। उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों पर बराबर का अधिकार है। यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं जानते समझते प्रयोग करते हैं। अतः पंकज राज चाहे तो हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर नेहा तिवारी को आमंत्रित करती हूँ। वही परिचय देंगी पंकज जी का और संचालन करेंगी। डॉक्टर नेहा तिवारी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कि आपने बताया है कि आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो निश्चित रूप से एक जाना माना नाम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हो सकते हैं जो उनका व्यापक परिचय ना जानते हों, सिर्फ लेखक के रूप में जानते हों या सिर्फ एक अधिकारी के रूप में जानते हों। तो मैं उनका एक समग्र परिचय सामने रखूं। आप मुजफ्फरपुर बिहार में आपका जन्म हुआ है और आपकी पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इतिहास विषय में हुई है, जहां से आपने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में एमफिल की उपाधि प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 वर्ष अध्यापन किया। 1990 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश संवर्ग में आए और पंकज राज जी का पुरातत्व विज्ञान अभिलेखागार संग्रहालय आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार के रूप में सक्रिय सेवा काल रहा है। उन्होंने निदेशक भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे और मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया है। एक संगीत विशेषज्ञ के रूप में पंकज राज ने फिल्मों और संस्कृति पर गहन शोध किया है। सन 1921 से 2005 तक फिल्म संगीत निर्देशकों पर आधारित उनकी पुस्तक दिनों की यात्रा बहुचर्चित रही। वे प्रख्यात हिंदी कवि हैं। उनके कविता संग्रह यह भूमंडल की रात है पर उन्हें प्रतिष्ठित केदार सम्मान, मीरा स्मृति सम्मान और स्पंदन कृति सम्मान प्राप्त हुआ है। रूपा एंड कंपनी से प्रकाशित अपनी कृति 1857 द ओरल ट्रेडिशन में उन्होंने लोकगीतों और लोक गाथाओं के माध्यम से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पुनर्सृजित किया है। उनकी अन्य कृतियां हैं विंटेज मध्य प्रदेश, भोपाल 50 इयर्स, मास्टरपीसेस ऑफ मध्य प्रदेश, राग रागिनी फोलियो, रायसेन का पुरातत्व, राजगढ़ का पुरातत्व, मंदसौर का पुरातत्व, नोन एंड अननोन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश इत्यादि। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उनकी हाल ही में एक और किताब आई है जिसकी चर्चा आने वाले समय में हमारे जो इस प्लेटफॉर्म में मौजूद हमारे स्पीकर्स हैं वो उनसे प्रश्नोत्तर काल में जरूर उस बुक की चर्चा करेंगे। ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय इतिहास का और भारतीय पुरातत्व का बारीकी से अध्ययन किया हो और उसके बाद उनकी रुचि सिनेमा में और संगीत के क्षेत्र में रही हो, हम अभिभूत हैं कि आज आप हमारे बीच हैं। और अब औपचारिक रूप से मैं ये मंच मंजुला जी को सौंपना चाहूँगी कि वे न सिर्फ उस नई किताब के बारे में बताएं बल्कि प्रश्नोत्तर से बातचीत के क्रम की शुरुआत करें ताकि पंकज राज जी को वो अवसर मिले कि वो अपनी जीवन यात्रा हम सबके बीच साझा कर सके। मंजुला जी। थैंक यू नेहा जी।
संक्षेप में नेहा जी ने हम सबको अवगत कराया है कि आज हम श्री पंकज राज जी की हिंदी फिल्म संगीत पर लिखी पुस्तकों के विषय में बातचीत करेंगे। कुछ विस्तार से इन पुस्तकों के बारे में पहले बताना चाहूंगी। पहली किताब है धुनों की यात्रा, जिसका मुख्य पृष्ठ हमारे प्रोग्राम के पोस्टर में चित्रित है। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। इसको हिंदी फिल्म संगीत का एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। पुस्तक राजकमल से 2006 में पहली बार प्रकाशित हुई। अब इसका 5वां संस्करण 2022 में आया है। ये लगभग 700-800 पेज की किताब है और हिंदी में लिखी गई है। हिंदी फिल्म संगीत का 1931 से 2005 तक का पीरियड इसमें कवर्ड है। इसमें करीब 130 चैप्टर्स हैं और हर एक संगीतकार के विषय में दशकों के हिसाब से ये संयोजित है। ये संगीतकारों का और उनके काम का विस्तृत और रोचक जानकारी है, जो अपने आप में एक अद्वितीय प्रयास है। इस पुस्तक के बारे में श्री पंकज राज जी से जानकारी हासिल करेंगे और उनसे वार्ता करेंगे डॉक्टर राकेश पांडे। सो ओवर टू यू डॉक्टर पांडे। अब आप आगे पंकज जी से बातचीत। विजय शर्मा जी, लेआउट फिर से चेंज कर लें, अभी भी मेरा ख्याल है मेरा ही चेहरा दिख रहा है। जी अब ठीक है। नमस्कार जी नमस्कार। अभी नेहा जी ने आपके बारे में हम सबको बताया और मुझे आपके बारे में जानकर अचरज भी हुआ और खुशी भी हुई इस सिलसिले में कि आपने इतनी चीज़ें करी हैं और इतनी चीज़ें लिखी हैं और इतनी चीज़ों की आपको जानकारी है कि मुझे लगता है आपके दिन में ज़रूर 48 घंटे रहे होंगे। फिल्म संगीत के बारे में आपने जिस तरह से किताब में फिल्म संगीतकारों की जिस फिल्म संगीतकारों के बारे में लिखा है और उनकी कृतियों के बारे में लिखा है, उससे मालूम देता है कि आपने बहुत मेहनत से और बहुत लगन से उनके बारे में जानकारी हासिल करी है। सबसे पहले जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि आपको ज़रूर बचपन से ही संगीत सुनने का और संगीत का शौक़ रहा होगा। तो सबसे पहले शायद ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये संगीत का शौक़ कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरी फैमिली में, परिवार में संगीत का कोई माहौल नहीं था और किसी को संगीत में बहुत रुचि भी नहीं थी। मुझे ज़रूर बचपन से ही ट्रांजिस्टर पे गाने सुनने का शौक़ था और वही शौक़ धीरे धीरे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते गानों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना एक तरह का ऑब्सेशन होने लगा। ये गाना भी मुझे सुनना है, ये गाना भी देखना है कि कैसा गीत है, किसने गाया, किसका संगीत है, किसने लिखा। तो ये सब चलता रहा और इसमें जानकारी बढ़ती गई। तो फिर कई लोगों ने मुझसे कहा कि जब इतनी जानकारी हो रही है तो फिर आप एक किताब ही क्यों नहीं लिखते। तो किताब जब शुरू की मैंने तो सोचा था कि कुछ संगीतकारों पे केंद्रित करूँगा, लेकिन फिर लगा कि कोई किताब ऐसी नहीं आई है जो सभी संगीतकारों को लेकर चलती है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भ में फिल्म संगीत का विकास कैसे हुआ, उसकी क्या विडंबनाएं रही, उसकी क्या प्रगति रही, इन सब को समाहित करके एक जगह अगर लिखा जाए तो मुझे लगा कि ये बड़ा काम तो होगा और समय भी लेगा, लेकिन क्यों न इसी को किया जाए। तो ये काम मैंने शुरू किया था करीब 1998 के आसपास, 97-98 के आसपास, और 2006 में जाकर यह किताब छपी। तो करीब 7 वर्षों का ये काम था और वो ऐसा ज़माना था जब इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। आ चुका था, कुछ चीज़ें थी भी, लेकिन आज जिस तरह आपको बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पे मिलती है, उस ज़माने में इस तरह नहीं मिला करती थी।
तो और भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, पुरानी मैगजीन्स कलेक्ट करना, नेशनल आर्काइव्स पुणे में जाकर कई चीज़ों को देखना, और भी बहुत कुछ जो उसके साथ साथ चलता रहता है। तो इसी तरह से ये यात्रा हुई और फिर 2006 में ये राजकमल से ये किताब छपी और फिर उसके कई संस्करण जैसा आपने बताया आते गए हैं। शायद 5वां संस्करण आ चुका है, मुझे पक्की जानकारी नहीं है कि कितने आ चुके हैं। हाँ, हमने देखा कि 2022 में इसका 5वां संस्करण राजकमल से ही आया है। ये आप जो कह रहे हो ये बात इसलिए और भी ध्यान देने योग्य है क्योंकि फिल्मी संगीत जनरली एक उपेक्षित विधा रही है। आमतौर से जो लोग संगीत के बारे में सीखते हैं, शौक रखते हैं, वो या तो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं और अगर वो कुछ सीखते भी नहीं है तो भी वो फिल्मी संगीत को कुछ दूसरी ही निगाह से देखते हैं। ऐसे में आपने जो काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इसमें इतनी जानकारी है कि तो सारे जितने भी संगीतकार हैं वो जितने लोग जानते हैं फिल्मी संगीत सुनने वाले वो तो हैं ही उसमें ऐसे संगीतकारों के नाम हैं जो अधिकतर फिल्म संगीत सुनने वालों ने नहीं सुने हैं, जैसे वेदपाल वर्मा हैं, जैसे ऋषि चित्रे हैं और बहुत सारे संगीतकारों को जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया है, उन्होंने आपने एक अलग चैप्टर में उनके काम का जिक्र किया है। आपने इस तरह से इस को क्यों आयोजित किया अपनी किताब को कि दशकों के हिसाब से, और क्योंकि इतिहास के हिसाब से आप उसको देखना चाह रहे थे या नहीं? मैं दोनों तरह से देखना चाह रहा था। एक तरफ तो मैं चाहता था कि कोई संगीतकार छूटे नहीं, जो भी जानकारी हो, जितनी भी जानकारी हो मेरे पास वो आए, लेकिन जब आप उन संगीतकारों को एक साथ लेके चलें तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर वो चलें तो फिल्म संगीत की दशकों की प्रवृत्तियां उन पर भी साथ साथ आदमी प्रकाश डालता हुआ चले, तो इसमें ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि इसको इसी तरह से इस फॉर्मेट में ही मैं लिखूं कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और जो संगीत की प्रवृत्तियां हैं जो दशकों में चेंज होती जाती हैं वो भी कवर हो, और उनको कवर मैं संगीतकारों के माध्यम से करूं। जी, आपने थोड़ा बहुत बताया उसमें उसकी रिसर्च में जो आपको कठिनाइयां हुई होंगी। आपने इतने सारे गाने कहाँ से इकट्ठा किए? क्योंकि वो तो शौक था। देखिए, वो तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिनको गाने इकट्ठा करने का शौक होता है जी, और हम लोग की एक अलग दुनिया होती है जो हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनली इस काम को करते हैं। अगर आपको कुछ गीत चाहिए तो वो आपसे चार्ज करेंगे उसका पैसा और फिर वो गीत आपको देंगे। ये सब उस ज़माने की बातें हैं। आजकल तो YouTube पे आपको 90% मिल जाए। जी, हाँ। लेकिन वो ज़माना ऐसा था जब इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी, तो आदमी भटकता था जगह जगह कुछ गीतों को खोजते हुए, और कई बार नहीं भी मिलते थे, कई बार मिल भी जाते थे, और अगर कोई मिल जाता था तो बहुत खुशी भी होती थी। जी, आमतौर से ये देखा जाता है कि जो लोग, कई लोग, सब लोग नहीं लेकिन कम से कम कुछ लोग जो जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है वो थोड़े से कहीं कहीं इसमें गाना आपको देने में कुछ संकीर्णता दिखाते हैं। आपको भी ऐसे लोग मिले क्या? बहुत ज़्यादा संकीर्णता दिखाते हैं। जी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत उदार भाव से आपके साथ शेयर करें, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो बहुत ही उदार भाव से आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उनका भी एक्सपेक्टेशन होता है कि आप भी उनको बदले में कुछ दें। और इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं देते हैं। हालांकि बाद में YouTube के ज़माने में उनके संजोए हुए बहुत सारे गीत अब बहुत इजीली YouTube पे आ गए हैं। जी, तो इसका बहुत फ़ायदा उनको नहीं हुआ, लेकिन ये टेंडेंसी तो रही है।
हमेशा हम्म। आपको ऐसा लगता है कि जो जितना बृहत आपने लिखा है, इसके बावजूद कुछ ऐसे संगीतकार होंगे जो छूट गए हैं? बिल्कुल है। और संगीतकार अगर उतने नहीं भी छूटे होंगे तो उनके बारे में जानकारी तो कायदे से अगर फुर्सत मिले तो एक संशोधित रूप में मैं निकालूं इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी जानकारी जो उस वक्त नहीं थी हम लोगों के पास, आज आपको कई ऐसे साइट्स हैं जिसमें कुछ बहुत शौकीन लोग, जी कुछ छिटपुट जानकारी भी हो, तो इस तरह की चीज़ें अक्सर मिल जाती हैं। जी। तो अगर फुर्सत हो तो आदमी को इसका एक संशोधित संस्करण जरूर निकालना चाहिए। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो थोड़ी सी अनुचित है इस हिसाब से कि क्योंकि जो आपने बात 700-800 पन्नों में करी है, उसको मैं आपसे 5-10 मिनट में कहने को कहूँ तो 1931 में फिरोज शाह मिस्त्री से लेकर और 2005 में इलिया राजा और A.R. रहमान तक की यात्रा के बारे में अगर आप संक्षेप में कुछ फिल्म संगीत के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी आई नो। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि फिल्म संगीत को मैंने कोशिश की है देखने की एक कॉन्टेक्स्ट के बीच में सिचुएट करना। जी। ये कॉन्टेक्स्ट सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है। उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बीच में फिल्म संगीत में क्या चेंजेस आए, किस हद तक आए, किस हद तक नहीं आए, इसको एक साथ लेकर चलने की मैंने कोशिश की है। जी। जाहिर है कि इसमें हर दशक में परिवर्तन आते रहे और दशक 2 दशक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी आते रहे। और अब जैसे आप उदाहरण के तौर पर पूरा तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा टाइम स्पैन नहीं, लेकिन उदाहरण के तौर पे आप किसी भी एक संगीतकार को ले लीजिए, आप R.D. बर्मन को ही ले लीजिए जी। तो वो एक ज़माना था जब पूरे वर्ल्ड में यूथ मूवमेंट हो रहे थे। भारत में भी जो युवा वर्ग था, हाँ। जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुआ था, उसकी आशाएं, आकांक्षाएं, संगीत का शौक, ये सब बिल्कुल अलग था उसके प्रीवियस जनरेशन से। जी। तो वो संगीत को एक अलग दृष्टि से देखता था। उसके लिए शोर भी रचनात्मक हो सकता था, उसके लिए हेवी मेटल जैसा वाद्य संगीत भी बहुत क्रिएटिव ढंग से यूज हो सकता था। और वो अपने संगीत को उस जमाने के संदर्भ में ही सिचुएट करता था जिस जमाने में वो बड़ा हो गया था। जी। इस तरह से जब आप संगीतकारों को लेकर क्रोनोलॉजिकली चलते हैं तो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि कॉन्टेक्स्ट विलोपित ना हो। ये किताब सिर्फ उनका बायोग्राफिकल डिटेल ना हो या सिर्फ किस राग पे बेस्ड है, किस ताल पर है, सिर्फ उसी में कन्फाइंड न रहे, बल्कि एक पूरे व्यापक संदर्भ को लेकर चले। हाँ, आपने हेवी मेटल और इसका नाम लिया, लेकिन हेवी मेटल वगैरह में जो रोष है और जो विद्रोह है वो आपने भी लिखा है इस बात को, वो हमारे यहाँ के संगीत में नहीं आया। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। देखिए जैज, अगर आप जैज को लें जी, तो भारत में फिल्म संगीत में खास तौर से 60s के दशक में और खास तौर से 65 के बाद जैज काफ़ी जोर से फिल्म संगीत में आया। हाँ सही। जैसे सलील चौधरी का एक गीत है, बाग में कली खिली, अवराम के, हाँ, आशा भोसले से गवाया। ये प्योर जैज है, अगर आप सुनिए प्योर जैज। और चूंकि सलील की रचना है तो बहुत क्रिएटिव और बहुत इनोवेटिव हुई। शंकर जयकिशन भी जैज को लेकर लेट 60s में हेवी मेटल के साथ आए, ब्रास बैंड के साथ आए। लेकिन फर्क क्या था कि पश्चिम में जैज एक विचारधारा भी थी, एक विद्रोह की विचारधारा थी। जी। हमारी हिंदी फिल्म संगीत में जैज ने विचारधारा का कोई रूप नहीं दिया। वो सिर्फ ब्रास बैंड तक सीमित रह गए।
ये एक बहुत बड़ा फर्क है पश्चिम के जैज और यहाँ के जैज में। तो एक एग्जाम्पल दिया है जैज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। यहाँ पे पंकज जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी कि आपने करीब हमारे पिछले एक शतक का पूरा फिल्म संगीत का इतिहास एक तरह से इतना पढ़ा और तरह तरह की शैलियों का अध्ययन किया, तो शैलियों के आधार पर और प्रभावों के आधार पे जो भारतीय फिल्म संगीत है उसको किन किन कैटेगरीज में या किन किन युगों में आप बांट सकते हैं? मैं दशक टू दशक की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत विस्तृत हो जाएगा, लेकिन प्रभाव जो उसका है, जैसे 70s का एक अलग शैली थी, 50s के बाद आप जैसे आप 30s 40s की शैली लीजिए जी, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें सामंती शैली भी थी, पारसी थिएटर का भी प्रभाव था जी, और महफिली शैली भी थी, और उस जमाने के बहुत सारे म्यूजिशियंस या तो पारसी थिएटर से आते थे या जिनको हम कोठों का संगीत कहते हैं वहाँ से आते थे, तो उनकी एक खास शैली थी और लय और ताल की जो उनकी संरचना थी वो एक खास सीमा के अंदर ही घूमती थी। लेकिन जब आप 40s में आते हैं आगे तो ऑल ऑफ अ सडन फोक म्यूजिक जो है, लोक संगीत, वो हर जगह से बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में आने लगा। हर जगह के संगीतकार बम्बई आने लगे। बम्बई एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया फिल्मों का, और वहाँ आपको बंगाल से लेकर, पंजाब से लेकर, दक्षिण भारत से लेकर, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह के, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, हर जगह के संगीतकार आने लगे और हिंदी फिल्मों में संगीत देने लगे। तो उससे एक विविधता बहुत ज़्यादा आई संगीत में, और हर जगह का लोक संगीत फिल्मों में बहुत पॉपुलर हुआ। उसी के साथ साथ जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिपेंडेंस के बाद तो एक नई आशा, नया उल्लास का माहौल आया कि अब हम स्वतंत्र हैं। उस माहौल ने भी फिल्म संगीत पे एक उत्फुल्लता दी। वह उत्फुल्लता अगर आप देवानंद की फिल्मों को देखें जिसमें अधिकांश पर सचिन देव बर्मन का संगीत है, उसमें एक चुलबुला सा, बोहेमियन सा व्यक्ति है जो कानून को भी एक अपने ही नजरिए से देखता है, जो जिसके ड्यूएट्स जो होते हैं बड़े इंग्लिश चुलबुले से होते हैं। तो इस तरह से वो एक धारा ये बन गई। एक धारा आपकी राज कपूर की धारा थी कि एक सीधा साधा आइडियलिस्ट टाइप का आदमी जो एक नए समाज में किस तरह से फिट हो रहा है, किस तरह से फिट नहीं हो रहा है, एक उसकी भी शैली थी। इस तरह से बहुत सारी शैलियाँ थी। एक शैली थी आपको SN त्रिपाठी, चित्रगुप्त, अविनाश व्यास, शिवराम, ऐसे संगीतकारों की जो बड़ी नृत्यात्मक शैली थी। और श्री रामचंद्र को भी कहेंगे इसमें? श्री रामचंद्र को मैं वेस्टर्न के साथ ज़्यादा लूँगा जी। वो बहुत, जैसे उनका जो प्रयोग था वो बिन गुडमैन की जो शैली थी वो शैली उसकी काफ़ी नकल, या कैरेबियन संगीत की काफ़ी नकल, और रॉक एंड रोल ऑर्केस्ट्रेशन काफ़ी हेवी रहता था जी, और उसमें ऑर्केस्ट्रेशन भी हो और संगीत की जो धड़कन हो, पाश्चात्य संगीत से बहुत प्रेरणा लेती थी। लेकिन साथ में एक दूसरे तरह का संगीत भी श्री रामचंद्र देते ही रहते थे जो बहुत मेलोडियस संगीत था जी, जिसमें वो तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए, जैसा ठुमरी अंग जैसा संगीत था। तो इस तरह के भी लोग थे। और जैसा मैं कह रहा था कि SN त्रिपाठी, चित्रगुप्त, अविनाश व्यास, शिवराम, इन लोगों का एक B और C ग्रेड फिल्में जिनको हम कहते हैं, इसका संगीत इनका होता था कि बहुत मेलोडियस होता था, जो मुख्यतः धार्मिक पौराणिक फिल्मों का संगीत भी होता था। और इससे छोटे कस्बों और छोटे शहरों का जो दर्शक वर्ग था वो उसको बहुत हाथों हाथ लेता था। और इनका संगीत भी इस तरह का था कि एक बड़ा नैतिक तरीके का संगीत था। उसमें पूरा एक सम्मान था एक नैतिकता के प्रति, चाहे वो मध्यम वर्ग की नैतिकता हो या निम्न मध्यम वर्ग नैतिकता।
तो इस तरह के कुछ ट्रेंड्स थे, ये ट्रेंड्स चलते ही जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इस पूरे जो आपने ये पूरा बताया 30s के संगीत से लेके 90s तक का कह लीजिए, पिछले पूरे शताब्दी में, तो आपके नज़रिए से इनमें से कौन से ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे या म्यूजिशियंस थे जिनको आप पाथ ब्रेकिंग कह सकते हैं, जिन्होंने अपने दौर के संगीत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया या एक शैली को ही हवा का रुख ही बदल दिया? जी, मतलब टू नेम अ फ्यू, मैं अनिल विश्वास और आर.डी. बर्मन का नाम अपनी तरफ से एडवांस में ले रहा हूँ, बाकी आप बताएं कि सही है। मैं अगर लूँगा, एक तो देखिए बहुत सारे संगीतकार बहुत अच्छे हैं और बहुत मुश्किल होता है ये डिस्टिंग्विश करना कि कौन बेहतर है और कौन उतना बेहतर और नहीं मैं है। इसमें आपकी पसंद नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस ये देख रहा हूँ कि किनका अपने दौर में ऐसा प्रभाव पड़ा कि आने वाले समय में संगीत का स्वरूप बदल गया, फिल्म संगीत का खासतौर। देखिए प्रभाव तो और इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा सलील चौधरी का भी पड़ा, क्योंकि सलील चौधरी बांग्ला में भी और हिंदी में भी केवल फिल्मी नहीं बल्कि गैर फिल्मी जन चेतना के गीत भी कंपोज करते थे, और उनके लिए संगीत की एक अलग परिभाषा थी, जन चेतना की परिभाषा थी, जिसमें देश के भीतर, समाज के भीतर जो व्याप्त विसंगतियां हैं उनको भी उद्भासित करता हुआ ये संगीत था। एक सर्वहारा वर्ग का संगीत था, और ये ऐसा संगीत था जिसे सलील चौधरी ने प्रूव करने की कोशिश की कि आम आदमी, आम मजदूर के जीवन का जो संगीत होता है, जो लोक संगीत से लिया होता है या नहीं लिया होता है, जो उस अपनी वेदना, अपनी आकांक्षाओं, अपनी आशाओं से निकलता है, ऐसा संगीत भी बहुत सुंदर और बहुत कलात्मक हो सकता है। संगीत को मात्र अभिजात्य नहीं होना चाहिए, उसको हर तरह का होना चाहिए। इनफैक्ट 1950s में सलील चौधरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था, द क्राइसिस ऑफ बंगाली म्यूजिक। उनका कहना था कि बांग्ला संगीत जो है वो धीरे धीरे संकीर्ण होता जा रहा है, जबकि संगीत इंटरनेशनल होना चाहिए। वोल्गा नदी का जो नाविक है उसके गीतों का टोन और बंगाल के माझी गीतों के टोन में बहुत सारी समानताएं आपको मिलेंगी। तो एक संगीतकार जिससे बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित रहा वो सलील चौधरी थे। दूसरे जो एक बहुत ही ऑफ बीट संगीतकार थे, जिनको फिल्में तो बहुत ज़्यादा नहीं मिली और बहुत कॉम्प्लेक्स धुनें भी बनाते थे, लेकिन बहुत मेलोडियस और लाजवाब बनाते थे, वो जयदेव थे, जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, इन्होंने भी गैर फिल्मों में बहुत सारी रचनाओं को संगीतबद्ध किया, खासतौर से छायावादी कवियों की रचनाओं को भी इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से संगीतबद्ध किया। तो दूसरे तो जयदेव का मैं नाम लूँगा, और तीसरा अगर आप कहिए तो आर.डी. बर्मन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा एक पूरे वर्ग पर जो उस जवान हो रहा था। और सिर्फ वही नहीं, आर.डी. बर्मन का इम्पैक्ट तो आज तक, आज बिल्कुल 20, 22, 25 साल के जो लोग हैं आज भी आर.डी. बर्मन को उतने ही चाव से सुनते हैं। आर.डी. बर्मन उनको उतना ही आधुनिक लगता है जितना हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को लगा था। बिल्कुल सही। तो 3 नाम। जी बाकी लोग कुछ पूछना चाहें, लेकिन इस बीच संगीत से अलग हम एक बार आना चाहते हैं। आपके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, उसमें जो आपका कार्यकाल रहा, आपका रुझान जो है वो इतना सांस्कृतिक रुझान है, और वहाँ पे बतौर डायरेक्टर एक बहुत प्रशासकीय जिम्मेदारियों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में, तो इन दोनों के बीच में तालमेल किस तरह से बिठाना आपके लिए कितना आसान, कितना मुश्किल रहा, क्या खास रहा इस तालमेल? बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके काम का नेचर भी वही है जो फिल्मों से ही रिलेटेड है। तो ये ज़रूर है कि वहाँ मतलब फिल्म की ढेर सारी विधाएं हैं, वहाँ सिनेमेटोग्राफी भी है, एडिटिंग भी है, साउंड भी है, तो ऐसी चीज़ों को तो आप खुद भी सीखते हैं वहाँ रह के, क्योंकि ये सब बड़ी स्पेशलाइज्ड विधाएं हैं इतना, लेकिन वहाँ रहते रहते आदमी को इसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही जाता है। और फिर आपका अपना जो स्पेशलाइजेशन रहता है वो तो रहता ही है।
तो इसमें कोई बहुत कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। हाँ, जो आपके जो शौक हैं, आपकी जो अभिरुचि है, आपका जो सो कॉल्ड ज्ञान है या जो ज्ञान की सीमाएं हैं, वो आपके उस इंस्टीट्यूट के साथ साथ ही चलती हैं। आप कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं भी सीखते हैं, कुछ चीज़ों में आप इंस्टीट्यूट की शैली से सहमत होते हैं, कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि ये शैली ठीक नहीं है, इससे अच्छी ये शैली है। ये सब चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं। स्टूडेंट्स भी हर तरह के होते हैं, उनके भी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, जिससे फिल्में बनाते हैं। कुछ लोग बहुत एब्स्ट्रैक्ट फिल्में बनाते हैं और सोचते हैं कि यही फिल्म होनी चाहिए, न्यू वेव इसी को कहते हैं। कुछ लोग बहुत रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस तरह की बहुत बहुत सारी धाराएं हैं जो साथ साथ चलती हैं, जिनसे आप सीखते भी हैं और लगता है। मतलब रुझान के हिसाब से देखें तो ये ड्रीम पोस्टिंग कही जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टे वेरी विजिलेंट आल्सो, क्योंकि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको लेके भी आपको सजग और सतर्क रहना है। तो गिरीश कर्नाड ने जो किताब लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया है FTIA के डेज़ का, और उस समय जिस तरह के छात्र आंदोलन होते थे उन सबका जिक्र किया है। तो ऐसी कोई ऐसी चुनौतियां जहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट जैसा कुछ रहा हो, आपको कभी आई हो पेश? मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मेरे ज़माने में कोई ख़ास आंदोलन नहीं हुआ। राइट, ये मैं नहीं कह सकता कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा आंदोलन उस तरह का नहीं हुआ जैसा कई बार FTI में हो चुका था। बहुत लंबे लंबे स्ट्राइक भी वहाँ हो चुके थे पहले, तो उतना कोई बहुत व्यापक आंदोलन नहीं हुआ। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती थी। हाँ, मतलब हम लोगों को और समय चाहिए, हमारी डिप्लोमा फिल्म है, अब हम और समय आप दीजिए, और वहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं। अगर आपके पास एक 9 लोगों का बैच है तो 9 कैमरे आपके पास, आप तब मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट में 9 स्टूडेंट्स हैं डायरेक्शन के जी, और सबको अपना अपना डिप्लोमा फिल्म बनाना है जिसमें एक टीम काम करती है। सिनेमेटोग्राफी का एक स्टूडेंट रहेगा, एडिटिंग का एक, साउंड का एक, डायरेक्शन का एक, और एक्टिंग क्लास के कुछ लोग रहेंगे। अब आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ अगर आपके सभी लोग आ जाएं कि हमको भी कैमरा चाहिए, हमको भी कैमरा चाहिए, तो उसको आपको एक रैशनली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। एक फिक्स शेड्यूल होता है जिसमें आपको बनानी है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब आप क्रिएटिविटी को बांध नहीं सकते। उनकी बात में भी कुछ कम है कि आप क्रिएटिविटी को बांध नहीं सकते, तो आपको पर्याप्त समय देना चाहिए। लेकिन फिर पॉइंट यही होता है कि कितना समय देना चाहिए, क्योंकि आप उसको बिल्कुल प्रोलॉन्ग अनएंडिंग छोड़ भी नहीं सकते। पूरे बैच के पास आउट होने का सवाल है और नए बैच के होने का सवाल है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन जैसा मुझे लगता है कि इन तमाम जो बातें आप बता रहे हैं इनसे सुदीप सोनी जी काफ़ी कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। FTI के दिनों की याद उनको आ रही होगी। सुदीप जी, ओवर टू यू, अगर आप इसको इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही मौका ढूंढ भी रहा था। तो पंकज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्ते। इसके पहले एक बार फिर से विजय जी से रिक्वेस्ट कर लें, थोड़ा सा अगर संभव हो तो मल्टी स्क्रीन ऑप्शन ऑप्ट कर लें वो लेआउट के लिए। जी सुदीप जी, माफी चाहूंगी, मतलब मैं चाह रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल। मेरा ख्याल है यही रखा जाए, सब दिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी नमस्ते। मैं आप बस जस्ट FTI से आप गए थे और मैं FTI में मेरा एडमिशन हुआ था, तो आपसे वैसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, पर हाँ आपके काम के ज़रिए तो हम आपसे बातचीत करते रहे ही हैं। और ये भी ऐसा कुछ संयोग या दुर्योग कहा जाए कि जिन दिनों मैं भोपाल से बाहर था तब आप भोपाल में लगातार पोस्टेड थे। मैं करीब 7-8 साल भोपाल से बाहर था, तो इस मंच पर आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ मैं।
एक बात जो आशीष जी ने जो ज़िक्र किया, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि सिनेमा की प्रैक्टिस मैं करता हूँ, तो मुझे कुछ सवाल आपके बिहाइंड द सीन्स को लेकर भी करने थे। किस तरह से आप को अप्रोच कर रहे थे धुनों की यात्रा को लेकर, खासकर जिसका ज़िक्र पहले तो हो गया। मैं कुछ विस्तार में उसको जानना चाह रहा था, मसलन क्या उन दिनों आप रिकॉर्डिंग डिवाइसेस यूज़ करते थे, या कैमरा से आप रिकॉर्ड करते थे, या बातचीत अगर करते थे कुछ लोगों से, और इस दौरान लगभग 5-10 हज़ार गीत तो आपने सुने ही होंगे, तो क्या वो रिकॉर्ड है आपके पास ऐसा? और उन दिनों दिनचर्या क्या होती थी लिखने की? क्योंकि जब इस तरह से काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता था, और मोस्टली हैंड रिटन ही होता होगा या ऑडियो डिवाइसेस में होता होगा, तो उसको सॉर्ट करने में भी बहुत दिक्कत आती होगी। तो कैसे आप उन सब चीज़ों को करते थे? मैं थोड़ा-सा इस बारे में फिर से जानना चाहूँगा। फिर एक सवाल और फिर बाद में मैं करूँगा। ये जहाँ तक गीतों का सवाल है, जो कलेक्शन की बात मैंने की कि आदमी पता करता था किसके पास क्या है और कलेक्ट करने की कोशिश करता था। कई बार उसके लिए पेमेंट भी करता था। कई बार लोग खुद भी एक्सचेंज में आपको कुछ दे देते थे जो आप ले लेते थे। जी। तो एक तो ये तो था ही, लेकिन आपने जो पूछा कि ये उस ज़माने में कैसेट्स का चलन था। जी। तो सबसे ज़्यादा गाने जो मेरे पास जो अभी भी हैं सारे बैकअप में, वो कैसेट्स के ही थे। कैसेट से ही रिकॉर्ड कराना, क्योंकि उस ज़माने में कैसेट्स में ही लोग रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड प्लेयर का ज़माना बीत चुका था। रिकॉर्ड प्लेयर अब लोग बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स नहीं खरीदते थे। कैसेट सस्ता भी होता था और एक कैसेट में आपको 25 से 30 गाने मिल जाते थे। जी। तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन तो कैसेट से ही हुआ। जी। उसके अलावा बहुत सारे मैगज़ीन्स थे जिनको आप खोजते थे, पुराने ज़माने के मैगज़ीन्स, जिसमें कभी-कभी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, कई बार नहीं भी मिलती थी। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट ज़माना था। आज ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अब आपको 90% गीत बड़ी आसानी से इंटरनेट पे मिल जाते हैं। उस ज़माने में बड़ी मुश्किल से 30%, 35% मिलते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी। और आपने कुछ पूछा था जो मैं भूल गया कुछ। मैं आपकी उस प्रोसेस को थोड़ा-सा जानना चाह रहा था कि सॉर्टिंग आप कैसे करते थे? नहीं, वो तो देखिए, जब आप कलेक्ट कर रहे हैं और जब हमने सोच लिया कि अब तो सभी संगीतकारों को लेना है, तो अगर आप सभी संगीतकारों को लेते हैं तो लिस्टिंग तो है। लिस्टिंग तो बहुत सारे लोगों ने छाप रखी है कि किस संगीतकार ने किस फिल्म में संगीत दिया। वो लिस्ट, गानों की लिस्टिंग, ये तो आपको मिल जाती है। लेकिन उसके सारे गानों को सुनना, उसकी संगीत शैली को पकड़ना, उसके बायोग्राफिकल डिटेल्स में जाना, और संगीत शैली को, जैसा मैंने पहले कहा कि एक सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में सिचुएट करके आगे चलना, ये सब लगातार चलने वाला काम था। और वो ज़माना ऐसा था जब मेरी फील्ड पोस्टिंग थी, तो फुर्सत भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो इसलिए धुनों की यात्रा मैंने लिखी FTI में आने के पहले। वो किताब छप गई 2006 में, FTI में मैं आया था 2008। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो फील्ड पोस्टिंग में, जहाँ कहीं आप एडिशनल कलेक्टर हैं या कलेक्टर हैं, इस तरह की जो बड़ी बिजी लाइफ होती है और जहाँ आपके पास बहुत फुर्सत नहीं होती है, तो मेरी आदत थी कि देर रात तक जग के अपना पढ़ते रहना, कुछ करते रहना। तो ये फ़ायदेमंद था। 2-2 बजे तक आप अपना काम करते थे। जी। इसी तरह वो हुआ। अच्छा, जी। एक सवाल यहाँ पे आया है, हितेंद्र पटेल जी लिख रहे हैं, हालांकि मैं उसको स्किप करता चलूंगा, लेकिन फिर भी बस उनकी बात रखते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे अभी आपने पिछले सवालों में जिक्र किया RD बर्मन का, जयदेव का, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि खेमचंद प्रकाश वाला अध्याय अद्भुत है, या चित्रगुप्त और मदन मोहन पर भी आपने बहुत कुछ लिखा है। तो इनका सवाल यह है कि इन तीनों पर कुछ और जोड़ना हो तो आप क्या जोड़ना पसंद करेंगे? और मेरा सवाल इसमें यह है कि हम जब संगीत की बात करते हैं, फिल्म संगीत की, तो हम बहुत नॉस्टैल्जिया की ही बात करते हैं। या तो हम 40s 50s के संगीतकारों की बात करते हैं या RD बर्मन तक आते हैं,
लेकिन हम आर डी बर्मन के बाद सीधे ए आर रहमान पे पहुंच जाते हैं और हम 70s 80s 90s को जो बहुत स्किप कर जाते हैं। तो आप उस एरा को लेकर भी क्या आप सोचते हैं, बदलाव वगैरह जैसी भी बातें हैं उस पर थोड़ी सी बात कीजिए, और ये जो सवाल था उस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है कि केवल आर डी बर्मन नहीं, उस जमाने के जो बहुत सारे हैं जी, उन सब पे मैंने लिखा है, सब पे चैप्टर हैं, चाहे जी, रविंद्र जी, जैन जी, हो जी, या राजेश रोशन हो, सबका अपना अपना जी, स्टाइल था जी, और अलग अलग शैली ही थी। जैसे रविंद्र जैन के संगीत में आपको एक डिवोशनल सप्लिकेशन जिसको आप कहते हैं वो जी, आपको मिलेगा, एक ग्रामीण शैली मिलेगी जो बड़ी जी, पुकारती हुई शैली मिलेगी। वहीं जी, राजेश रोशन में भी पुकारती हुई शैली है, लेकिन वो एक म्यूटेड कॉन्गो रिदम के साथ है, वो एक जी, म्यूटेड वायलिन के साथ है जो बैकग्राउंड में अलग बजता रहता है और जो बहुत आधुनिक है। रविंद्र जैन के संगीत में जिस तरह आपको एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का आभास भी आता है, वहीं राजेश रोशन के संगीत में आपको एक बेहद आधुनिक और शहरी पृष्ठभूमि का आभास मिलता है। जी, तो ऐसा नहीं कि आर डी बर्मन में बात खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे संगीतकार हुए, जैसे एक संगीतकार थे अजित वर्मा, जो उस स्कूल के संगीतकार थे जिसके वनराज भाटिया जी थे, जो बहुत ही अर्थपूर्ण फिल्मों का संगीत देते थे। जी, एक फिल्म थी वास्ता, उसमें उन्होंने भटियाली का प्रयोग किया है, माँ कब तलक तुझे यूं ही जलना है, जो आशा भोसले से गवाया है और इतना खूबसूरत गवाया है और इतना ऑफ बीट गवाया है। तो इस तरह के बहुत सारे संगीतकार थे जो आए। अब सभी जाहिर है कि आर डी बर्मन, रविंद्र जैन और राजेश रोशन की तरह पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन कनु राय को आप ले लीजिए तो कनु राय का संगीत अपने आप में एक लाजवाब संगीत है। गृह प्रवेश का जो गाना है, आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के मसीहा होते, वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत रचना है। सपन जगमोहन थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। जहाँ तक हितेंद्र पटेल जी का प्रश्न है, जी, तो कोई बहुत ज़्यादा मैं जोड़ना नहीं चाहूँगी क्योंकि बहुत लंबे चैप्टर्स हैं मदन मोहन और चित्रगुप्त दोनों पर उस किताब में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मदन मोहन बड़े सोफिस्टिकेटेड संगीतकार थे। उनके बारे में कहा भी जाता है कि उनका संगीत ड्राइंग रूम का संगीत था, सड़कों का संगीत नहीं था। और ये दूसरी बात है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ उनका संगीत, उसमें उन्होंने ड्राइंग रूम का संगीत नहीं रखा, बल्कि लैला मजनू जैसी फिल्म में संगीत दिया, जो बड़ा सड़कों वाला संगीत था। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को जैसे गीत थे। नहीं तो उनका बड़ा ड्राइंग रूम वाला अभिजात्य संगीत था। गज़लों के बहुत अच्छे कंपोजर थे और ड्राइंग रूम में बैठकर आप उनकी गज़ल को सुने तो मदन मोहन का रियल फील तभी आता है। और चित्रगुप्त हमारे मिडिल क्लास कंपोजर थे, बड़ा कोजी मिडिल क्लास फैमिली हो, उस तरह के गीत हों, उस तरह की लोक धुनें हों। बिहार की कीर्तन शैली की लोक धुनों को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया अपने कई गीतों में। जैसे उनका एक कीर्तन है, जय जय हे जगदम्बे माता। प्योर फोक को लेके, फोक कीर्तन को लेकर आगे बढ़े और बहुत कोजी मेलोडियस धुनें उन्होंने दी। तो इन सब का जिक्र है धुनों की यात्रा में, बहुत डिटेल में है एक्चुअल में। मैं बहुत ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। आपकी तरफ से एक बात मैं हितेंद्र पटेल जी के लिए कहना चाहूंगा कि सभी संगीतकारों पर सब अध्याय बहुत ही उम्दा हैं। जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं संगीतकार, उनके अध्याय आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे, ये जरूर है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने हर एक अध्याय में एक गाने का जिक्र किया है। जी, एक बार फिर से बोलें, आवाज थोड़ी कट गई आपकी। हाँ जी, एक हर एक अध्याय में एक गाना है, मतलब सबसे टाइटल के नीचे हाँ टाइटल है आपने लिखा हुआ है। उस गाने का चुनाव कैसे किया आपने? देखिए, या तो बहुत मशहूर हो जी, या मुझे बहुत पसंद हो।
दो ही वजह थी इसकी। मशहूर वाली वजह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक लाक्षणिक गीत बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग बन जाता है, जिससे आप उस संगीतकार को पहचानते हैं। और कुछ केसेस में जिसमें बराबरी की बात हो, उसमें आप ऐसे संगीतकार को भी रख सकते हैं जी, जिनका एक बहुत ऑफ बीट गीत हो, जो हो सकता है लोगों ने बहुत ज्यादा न सुना हो, लेकिन वह ऑफ बीट ही उनका एक लाक्षणिक गीत बन के उभरा। एक चीज जो हम लोग अक्सर, आपने अपने सारे अध्यायों में कहीं ना कहीं उनकी बात करी है, लेकिन ऐसा लगता है कि म्यूजिक अरेंजर्स या संयोजक जो होते हैं उनकी बात कुछ पीछे छूट गई है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। म्यूजिक अरेंजर्स को लेके अगर मैं लिखता तो ये पता नहीं अब 300-400 और पेज हो जाती। जी जी। तो वो मैंने किया नहीं, जान के ही नहीं किया। कहीं कहीं पेरिफेरी में किया है आपने, चिप चॉकलेट का जिक्र किया है, लेकिन वो बहुत पेरिफेरल और हाशिए का ही जिक्र है, उसको मैं कोई इन डेप्थ जिक्र नहीं मानता। इस सिलसिले में मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि ऐसे कौन से संगीतकार थे जो अरेंजर नहीं यूज करते थे? देखिए, अरेंजर यूज तो सभी संगीतकार करते थे, क्योंकि वो तो एक पूरा ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट जो है उसमें असिस्टेंट्स तो सभी संगीतकार के थे। अब सज्जाद हुसैन के लिए आपने लिखा है कि वो कोई सहायक नहीं रखते थे। मतलब बारिंग ए फ्यू एक्सेप्शंस, जी, जैसे आप सज्जाद हुसैन को मान लीजिए, एक आध और एक्सेप्शन आपको मिल सकते हैं जी, लेकिन आमतौर पे तो अधिकांशतः ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट तो आपके सहायक जो होते हैं वही करते थे। बहुत ज़्यादा भी अच्छे तरीके से भी करते थे, जैसे सेबेस्टियन वगैरह ने शंकर जयकिशन के कई गीतों का अरेंजमेंट या तो सेबेस्टियन कर रहे हैं या दत्ताराम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत बहुत सारे संगीतकार थे। सज्जाद हुसैन थोड़े एटिपिकल संगीतकार भी हैं। बहुत ऑफ बीट धुनें बनाते थे, आसान नहीं होता था उनकी धुनों को गाना। लता मंगेशकर तक को डांट देते थे जी कि ठीक से गाइए लता जी, ये नौशाद का गाना नहीं है जी। जी, ये किस्सा बहुत मशहूर है जी। इस तरह वो थोड़े अलग ही टाइप के संगीतकार जी। आप लेकिन हाँ, मुझे पे बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा, बहुत जी 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 जी। एक बात मैं और पूछूंगा, फिर दूसरी किताब आपकी इंट्रोड्यूस करते हैं। एक आपके पास बहुत सारे अनरिलीज्ड गानों का भी संग्रह है जी, ऐसा कहीं सुना मैंने आपसे जी। और तो कुछ 2-4 ऐसे गानों का जिक्र करिए जो मतलब अनरिलीज्ड हों या और आपको बहुत प्रिय हों। देखिए, अब आज के डेट में अनरिलीज्ड तो अब बहुत कम बचे हैं। हाँ, YouTube पर सभी आ गए। हाँ, YouTube के ज़माने में 90% गाने तो अब आपके आ चुके हैं। तो अनरिलीज्ड में जो मैं आपको अगर बताऊंगा भी तो YouTube पे अब वो रिलीज हो चुके हैं। जी जी। जैसे अब रविंद्र जैन की पहली फिल्म थी लोरी, तो उसमें उन्होंने मुकेश से 2 गाने गवाए थे और वो दोनों गाने बड़ी मुश्किल से मैंने खोजे थे और कहीं मिले थे। अब आज आप YouTube पे चले जाइए तो 20 जगह 20 साइट्स पे वो गाने। तो अब आज के डेट में अनरिलीज्ड बहुत कम ही है, होंगे अगर मैं सोचूंगा तो 10-12 आ जाएंगे ख्याल जी, लेकिन बहुत कम है। अब तो सभी रिलीज हो जाते हैं, कोई ना कोई डाल ही देता है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई छुपाने वाला कोई ट्रेजर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जितने लोग सुनेंगे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, ये शेयर करने वाली चीज है। जी, मैं डॉक्टर मंजुला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दूसरी किताब के बारे में आपके बताएंगी। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों और श्रोताओं के लिए बताना चाह रही हूँ, पंकज जी को तो इसके बारे में मालूम ही है, उन्हीं की लिखी हुई है ये। इसका पहला संस्करण 2023 में राजकमल पेपरबैक में आया। इसका नाम है कैफे सिने संगीत।
ये किताब धुनों की यात्रा के मुकाबले काफी संक्षिप्त है, करीब 200-250 पेज की है और इसमें विविध थीम्स एंड फॉर्मेट्स यूज हुए हैं, जैसे जी। कि हिंदी फिल्मी गीतों में शाम, बरसात के गीत, दिवाली गीत, माँ के ऊपर गीत, कुछ राग या ताल बेस्ड भी हैं। इसके अलावा कुछ फिल्म निर्देशकों की फिल्मों के संगीत के बारे में भी है, जैसे मुजफ्फर अली जी का या फिरोज खान जी का द्वारा निर्मित फिल्मों का संगीत है। कुछ कलाकारों पे बेस्ड है कुछ चैप्टर्स, जैसे मुकेश जी, लता मंगेशकर के पसंदीदा गीत, मुबारक बेगम के गीत। कुछ संगीतकारों के बारे में भी लिखा है, जैसे नौशाद जी, एस.डी. बर्मन एंड जयदेव जी। इनके अलावा थोड़ा लोक संगीत का भी इसमें चैप्टर है। एक गीतों में मध्य प्रदेश का चित्रांकन है। हम जानते हैं कि राग जी काफी टाइम मध्य प्रदेश सरकार से एसोसिएटेड रहे हैं, तो नेचुरली लोकल संस्कृति के प्रति एक प्रेम सा जागता है। तो उन्होंने एक पूरे चैप्टर में ये भी लिखा है गीतों में मध्य प्रदेश में, जैसे भेड़ा घाट और जगहों में कौन कौन सी पिक्चर है, उन सब का मुझे जीने दो के कुछ गाने हैं, उन सब की विविधता काफी दिखाई देती है। इस किताब में पुराने समय के गानों के साथ साथ 2005 से आगे निकलकर आगे कई दशकों में और नई फिल्में जैसे केसरी है, पद्मावत है, इनके गानों का भी ये भी जिक्र किया है। यह एक बड़ा अनूठा फॉर्मेट है जो जिसमें इनकी दूसरी किताब है। इस तरह से इन विषयों पे कुछ और भी विस्तार हो सकता है, तो ये हम पंकज राग जी से आगे जानना चाहेंगे कि इस फॉर्मेट में तो आगे अब हमें क्या देने जा रहे हैं। तो सोनी जी, क्या आपने भी ये किताब पढ़ी हुई है, ये जो फिल्मी सिने संगीत है, कैफे सिने संगीत? सोनी जी लगता है ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है ये। अच्छा, पर मैं इस किताब के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ जरूर, अभी आ जाते हैं जैसे ही लौट के थोड़ा इसमें कुछ चर्चा करेंगे। मैं और बैठा हूँ। बताएं जी। मैं तो बैठा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ऑफ कोर्स। तो हम ये वो स्क्रीन में एक्चुअली सिंगल फॉर्मेट आ गया तो हमें पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा। तो ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आपने दूसरी किताब में अलग अलग दूसरे तरह से डिस्क्राइब करा है, इसमें कुछ विस्तार हो सकता है? मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें कोई बहुत रहस्यमय चीज नहीं है। एक्चुअल में मेरा एक कॉलम छपता था आउटलुक में, जो काफी दिनों तक छपता रहा। अच्छा। और एक कॉलम दैनिक भास्कर में छपता था, हाँ। जो भी काफी दिनों तक छपता रहा। अच्छा। और फिर कहीं कहीं किसी ने कोई आर्टिकल मांगा किसी चीज पे, तो वो दे दिया। तो इस किताब में सिर्फ उन आर्टिकल्स का ही कलेक्शन जो मैंने कॉलम के रूप में समय समय पर आउटलुक और दैनिक भास्कर जैसे पत्र पत्रिकाओं में लिखे। तो इसका एक उनका शब्दों की सीमा भी होती थी जी उस कॉलम में। तो उस सीमा के अंदर रहते हुए भिन्न भिन्न विषयों पर लिखने की बात थी। तो इसी कारण ये किताब इस तरह के फॉर्मेट में आई है, जिसमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकृति की चीजें हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो धुनों की यात्रा में बिल्कुल नहीं है। और ऐसे हैं, क्योंकि ये इस तरह के फॉर्मेट और पर्सनलाइज सा डिस्क्रिप्शन इस किस्म का धुनों की यात्रा में नहीं है। और नए फिल्मों का भी इसमें जिक्र है। तो इस संगीत यात्रा पे चलते हुए आपकी नेक्स्ट रचना क्या रहेगी? क्या लोक संगीत, या भक्ति संगीत, या गायक गायिकाओं को लेकर काफी विषय हो सकते हैं? तो इस विषय में आपको बताइए, अगली किताबें क्या आने वाली हैं? एक अंग्रेजी में लिख रहा हूँ अभी मुकेश पर। अच्छा। लेकिन वो अभी आप मान के चलिए कि 25 से 30% ही हुई है पूरी। बीच में काफी उपेक्षित रही बीच में। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि उसको जल्दी 5-6 महीने में खत्म करने की कोशिश करूँ। ये अंग्रेजी में होगी, ये पूरी तरह अंग्रेजी में होगी ये किताब। तो अभी तो
तो इस विषय पर तो फिल्म संगीत विषय पे तो यही है अभी दिमाग में। चलिए, इसका इंतजार रहेगा। कहाँ तक इसके अलावा एक चीज हम आपसे और पूछना चाह रहे थे कि आपने फिल्म संगीत पर कुछ कविताएं लिखी हैं, जैसे कि SD बर्मन जी पर एक कविता लिखी है, तो क्या आप एक अपनी ही कविता को सुनाना चाहेंगे? मेरे पास अभी तो है नहीं सामने में, आपके पास होगी, मुझे देखना पड़ेगा, मतलब होगी पीछे जो आपको अलमारी नजर आ रही है उसमें होगी, अच्छा, लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा। आप कहिए तो मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी कविता है। मैंने एक प्रोग्राम में आपको पढ़ते हुए सुना था, हम सोच रहे थे कि आपको लिखेंगे कि आप इसको लेकर आए। नेहा जी, विजय जी, आप फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब आप हमें स्क्रीन पे मिल गई। जरूर जरूर, विजय जी प्लीज मिल गई, आप लोग स्क्रीन पे आ जाइए। पढ़िए, वो किताब कविता पढ़ते हुए हम उनको देखना चाहेंगे। कविता का शीर्षक है संगीत सचिन देव बर्मन। और इस कविता में सचिन देव बर्मन के संगीत पर कई गीतों की पंक्तियों के शब्द या उनके भावों को एक साथ समाहित करने का प्रयास किया गया। कविता पढ़ देता हूँ। सुबह की ताजी हवा है या सचिन देव बर्मन का संगीत। सुबह की ताजी हवा है या सचिन देव बर्मन का संगीत। अब बोल भी दो, क्या तुम भी डोलते हो। शाम को धोखे में रख, क्या हौले हौले तुम भी गुनगुना लेते हो। यह फूलों का बोझ है या उनकी महक, क्या किसी याद की कुंठा है जो डाली डाली लचकती है, या कोई नैसर्गिक उन्माद है कि डाली डाली लहकती है। क्या तुम किसी सपने के रुदन से कंपित हो या अभी अभी जग कर खिलखिला रहे हो। क्या यह पिघला सा क्लासिकी सोना है या कि उजली पुरवैया ने तुम्हें भ्रम में डाल रखा है। क्या यह नदी के किनारे खोया हुआ कंगन है या तुम खुद अनंत समुद्र में यहाँ से वहाँ तक भटक गए। और यह प्रश्नों का सिलसिला भी, क्या कोई दर्शन है या मात्र दिशाएं बदल बदल कर महक रहा चंदन। तय तुम्हें ही करना है, या तो किसी लोक वाद्य की तरह बजो और भटियाली के आलाप की तरह अपने बंधुओं को पुकारो, या किसी जोगी की तरह तेरे और मेरे के माया जाल से निकल भागो, या फिर ताजों को उछालो और इस दुनिया को मिटा डालो। विकल्प कई हैं, पर तुम जानते हो कि तुम शायद ही इनमें से किसी को भी चुनोगे। तुम्हें न वैराग्य चाहिए न क्रांति, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम वही रहोगे जो तुम हो। कभी कभी एक फ्रिस्की गैम्बलर की तरह लगते हुए भी तुम अंत में व्यवहारिक ही रहोगे, बर्मन दादा के संगीत की तरह। तुम शाम कभी आने नहीं दोगे, तुम कहकर भी अपना गोरा रंग किसी को दोगे नहीं, पर साथ ही बांसुरी पर निकाली धुन के साथ सांसों को घुलाना भी चाहोगे। तुम अपने से जलोगे काफी में, लोगों से रश्क करोगे बिलावल में, और फूलों के रंग को सहलाने के लिए पहाड़ी के सुर तलाशोगे। वाह। और इस सब के बाद भी अगर कोई कभी तुम्हारी सिद्धांतहीनता पर उंगली उठाए तो तुम अपने आप को ठगा हुआ ही प्रदर्शित करोगे। उस वक्त तुम लहराती ठंडी हवाओं के पथ प्रदर्शक नहीं, उस गाइड की प्रेयसी बन जाओगे और बड़ी अदा से गाओगे, मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय सनिया दुनिया। वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आपके मुंह से इसको सुनने में बहुत दुगना आनंद आया। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है लगभग 1 घंटे से ऊपर हम प्रश्नोत्तर के बीच रहे हैं,
और हमारे तमाम अतिथि वक्ताओं ने आपसे सवाल किए और बहुत सारे संदर्भ संगीत के संबंध में हम सबको जानने को मिले और यकीनन आपकी नई किताब लोग पढ़ना चाहेंगे और जो युवा पीढ़ी है वो निश्चित रूप से आपकी उस मैं तो संघर्षमयी कहूँगी इसलिए क्योंकि उस समय तो ये निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा आपके लिए। मैं सभी युवा लेखकों से अनुरोध करूंगी कि वे ज़रूर धुनों की यात्रा किताब को पढ़ें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और अब आमंत्रित करती हूँ, कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हैं हम लोग। मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर विजय शर्मा जी को कि आप आएँ और हमारे आज के खास मेहमान और तमाम हमारे सुप्रसिद्ध वक्ता जो जुड़े थे उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। विजय मैम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। Am I audible? जी जी जी। ओके जी। आज का कार्यक्रम सृजन संवाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। एक पंकज ऐसे बड़ा व्यक्तित्व, सिने व्यक्तित्व हमारे बीच में है, ये खुशी की बात है। दूसरी बात है कि इस टीम हैंडल करना मैंने आज सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ और मेरे ख्याल से मैं कर पाई के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ऐसा है कि चूंकि मैं पूरा कार्यक्रम संचालित स्ट्रीम यार्ड संचालित करने का प्रयास कर रही थी और सीख रही थी, तो ये कार्यक्रम मैंने सुना, लेकिन मैं अपनी टिप्पणी तभी दे पाऊंगी जब मैं इसे फिर से पूरा का पूरा सुनूंगी, क्योंकि मैं ध्यानपूर्वक इस सारी बात को सुनना चाहती हूँ। ये बहुत ही गंभीर चर्चा रही और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही, न केवल हम सब के लिए जिन्हें बहुत सारी नई बातें जानने का अवसर मिला और साथ ही साथ इससे जुड़े बहुत अर्थपूर्ण प्रश्न का और उन प्रश्नों का जितनी गंभीरता के साथ, जितने विश्लेषण के साथ, जितने विस्तार के साथ पंकज राज जी ने उत्तर दिए हैं, वो तो सच में काबिले तारीफ है। मैं सबसे पहले सृजन संवाद की ओर से पंकज राज धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, लेकिन समय की है, हम चाहेंगे कि वो दोबारा हमारे साथ जुड़े। भविष्य में हम उन्हें बार बार आमंत्रित करना चाहेंगे। आज मंच का संचालन डॉक्टर नेहा तिवारी कर रही थी और उन्होंने बहुत कुशलता के साथ संचालन किया। उन्होंने पहले भी बहुत बार ये काम किया और बहुत अच्छी तरह से किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कई साथी जिसमें डॉक्टर राकेश पांडे जी ने प्रश्न पूछे, डॉक्टर मंजुला जी ने प्रश्न पूछे, आशीष जी ने दिल्ली से प्रश्न पूछे, सोहनी क्योंकि उन्हें चल चुके हैं, इन्होंने पुस्तक और इस कारण हमारा ये कार्यक्रम चल रहा, इसलिए मैं इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही फेसबुक लाइव से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे। देहरादून से मनमोहन चड्ढा जी जो सिने विशेषज्ञ हैं, हितेंद्र पटेल कोलकाता से, अर्चना अनुपम जमशेदपुर से, रश्मि रावत दिल्ली से,
गरिमा श्रीवास्तव दिल्ली से, और मुझे खुशी है कि हमारे साथ वंदना राज जी भी जुड़ी हुई थी। तो इन सब का मैं सृजन संवाद की ओर से और अपनी ओर से बहुत बात करना चाहती हूँ। नेहा जी बताएंगे कि क्या था, जो कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं पोस्टर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत कम समय में बहुत अच्छा पोस्टर उन्होंने बनाया, और इस कारण हमारी बात दूर दूर तक पहुंच पाई। तन्मय सोलंकी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने पोस्टर बनाया। और साथ ही साथ मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर और ब्लॉग और ई पेपर जुड़े हुए हैं, और वो हमारी बात को दूर दूर तक ले जाते हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही साथ इस अच्छे कार्य करने के लिए मंच पर उपस्थित लोगों और फेसबुक लाइव से जुड़े सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगला कार्यक्रम हमारा अगले महीने में होगा, उसकी घोषणा भी की। और मैं समझती हूँ इसके साथ ही हमारा लाइव कार्यक्रम समाप्त होगा और हम लोग थोड़ी देर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन